इसी किताब के हवाले से हम सर से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब कोई आदमी जेल के अंदर जाता है और एक लंबे अरसे तक जेल में रहता है, तो क्या ऐसा होता है कि उसके नजरियात थोड़े बदलते हैं, मुतासिर होते हैं, पहले कुछ नजरिया लेकर गया है, या उसकी उसकी सोच और फिक्र बदलती है लॉन्ग इनकार्सरेशन की वजह से? ऐसा होता है क्या, और आप पर इसका कितना असर हुआ? जनरली मैं यही बोलता, मानसिक तरीके से जेल का सिस्टम आदमी को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। चाहे वो राजकीय हो या साधारण व्यक्ति हो, पूरा मानसिक दृष्टि से उसको तोड़ देते हैं। उसका अस्मिता, उसका जो हर चीज तोड़ने का प्रयास करता है। उसके साथ हमको लड़ना पड़ता है अपना सब बचाने के लिए। हमको तो बहुत कष्ट करना पड़ता था, क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व था। एक्चुअली मैं खुद एक अपने आप के लिए एक रूटीन बनाया, इसलिए हम जी पाया। एक सुबह एक्सरसाइजेस करना 1-2 घंटा, फिर जब लॉक होता था पढ़ाई करता था, खुलता था फिर अजूर या ऐसा कुछ लोग थे जो थोड़ा समझदार लोग हैं, उनके साथ बात करने का मौका मिलता था। मैं तो 90% टाइम लॉक्ड थे हाई रिस्क वार्ड में जी। और इसलिए ये है डेफिनेटली 90%। बहुत लोग जो जेल से जाते हैं वो अपना स्पेशली लॉन्ग टर्म अगर रहेगा, उनका दृष्टिकोण में टूटने का संभावना भी रहता है जी। और यही उनका इरादा है। जो स्टेट है, जो सरकार है, वो चाहते हैं कि आदमी तोड़े और फिर छोड़ सकते हैं। फिर वो नेगेटिव ही काम करेगा फिर उनके लिए अच्छा भी है। ये इमेज कुछ है अंदर जेल या ये सब गया तो इमेज रहता है, तो वो इमेज का दुरुपयोग होता है। तो ऐसा होता है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत क्रांतिकारी लोग, बहुत स्पेशली मूवमेंट से जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी हम गुजरात में गए हैं, हम देखे वहां पर वो तो अलग ग्रुप्स के लोग हैं, 30 लोग हैं वो केस में। हम तो कभी गुजरात गए भी नहीं, फिर भी वो सूरत में केस था। तो ये लॉ भी ऐसा है, आईबी वाले मनमानी कुछ भी कर सकते हैं जी। हम जहाँ पर मेरा केसेस है, हम वहाँ कभी काम ही नहीं किया, वहाँ गया भी नहीं। गुजरात में तो हम कदम भी नहीं रखे, झारखंड में कदम नहीं रखते। और हैदराबाद और करीमनगर में केस है एक वो, और वो लोग ऐसे करते हैं कि एक केस के बाद एक के बाद उठाएंगे बहुत कनिंगली, ताकि आप रिलीज ना हो सके। हाँ, नहीं रिलीज भी होगा तो परेशानी होता है ना, एक साथ हम हल नहीं कर सकते, फिर लिखने का ध्यान और ये सब बढ़ जाता है जी। तो रिलीज का तो बात अलग है, वो तो रिलीज होने के बाद भी ऐसा चल रहा है। पहले झारखंड चला, तब तक गुजरात और हैदराबाद कुछ नहीं चला। जैसा झारखंड खत्म हो गया तो फिर गुजरात, ताकि लॉन्ग इनकार्सरेशन नहीं हुआ, मतलब बाहर आने के बाद ये भी। अच्छा, फिर रीअरेस्टिंग होती है? नहीं रीअरेस्टिंग नहीं, बेल पे है, हम बेल पे है, फिर भी आना जाना करना पड़ता है ना दूर से जी। तो जेल के अंदर जब था वही केस, बेल मिलने को ही 10 साल लगा। बिल्कुल, वो अलग बात है। तिहाड़ में तो देते नहीं, और दिल्ली कोर्ट्स में भी देते नहीं, मगर यहाँ पर भी उसके बाद भी हमको परेशान इस ढंग से करते हैं। हम निकलने के बाद झारखंड कौन जाएगा? तेनुगात। हम कहाँ रहते, महाराष्ट्र में रहते या पुणे में रहते, तेनुगात जाना मतलब अगर हम ट्रेन से गया तो बहुत परेशानी होता है, फ्लाइट से गया तो 15,000 20,000 आना जाना। अच्छा, वो हमारा क्लासमेट मदद करते हैं जी, तो इसलिए क्लासमेट, तो इसलिए थोड़ा हम उसका काफी सपोर्ट मिले हमारा कम्युनिटी से भी और क्लासमेट से भी। सर, तो मार्क्सर्स नहीं है जी, मार्क्सर्स सर्कल से इतना नहीं मिले जितना नॉन मार्क्सर्स सर्कल से मिले। सर, इतने लंबे अरसे जेल में रहे तो जाहिर सी बात है आपके दोस्त अहबाब ने आपको लेटर्स लिखे होंगे, आपने उनको लेटर्स लिखे होंगे। तो सवाल ये है कि जो भी आपने लिखा है जेल के अंदर, या जो भी पढ़ा है, जो बहुत ही आपको मुतासिर किया है, किताबें हैं, राइटिंग्स है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या आप पढ़ते थे, दिन भर का शेड्यूल क्या रहा, कैसे पढ़ते थे? एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं है, मगर गुगी का पुस्तक का काफी याद है। गुगी, सॉरी, गुगी 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 जी, क्या उनका बुक्स है गुगी, बहुत फेमस
अफ्रीकन राइटर है। नॉवेल्स वगैरह लिखा? हाँ, नॉवेल्स, ओके। पॉलिटिकल, ऐसा सोशल पॉलिटिकल, बहुत फेमस है गुगी। उसका हम काफी पढ़ा था और यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये सब बुक्स अंदर मिलना बहुत मुश्किल रहता है। You have to find ways to get all the things and even keep them and read them. आप लाइब्रेरी से ले सकते थोड़ा कुछ, मगर लाइब्रेरी में क्या मिलेगा? इस टाइप ऑफ नॉवेल्स नहीं मिलते हैं। और इवन कम से कम हम एक्चुअली कोर्ट ने हमको काफी सुविधा दिया इम्तिहान में, टेबल चेयर सब हम कोर्ट से लिए। अच्छा। तो बैठ के लिखना भी प्रॉब्लम होता है ये, विथ माय आर्थराइटिस एंड ऑल दैट। बट किसी को भी एक्चुअली वो लोग शॉक हो गए, चेयर्स कई लोगों को मिले, टेबल किसी को नहीं मिले पूरा ध्यान में। चला आप पहले ही है और बाद में भी शायद किसी को नहीं मिला। तो वो सुविधा था टेबल चेयर मिलने से, हम बैठ के लिख सकते थे फिर। और अगर लिखना एक चीज है, कागज तो रहता था मगर पेन भी रहता था। गुजरात सिर्फ सूरत में वो अलाउड नहीं था, कागज भी नहीं, पेन भी नहीं। और अगर अंदर बाहर लाना ही एक कभी प्रॉब्लम रहता था। लोग तरीका निकालते हैं, इतना भ्रष्टाचार चलता है वहां पर जेल में, सब लोग भ्रष्ट है तो थोड़ा काम हो जाता है। कौन सी बुक सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर किया है? इंस्पायर किया, मूवी का राइटिंग काफी इंस्पायरिंग था। अच्छा। और किसका था? स्टैंडर्ड चाइनीज नॉवेल्स थे, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, एडवर्ड स्नो और ये सब। अभी याद नहीं आ रहा, गोगी का ही याद आ रहा है ज्यादा। सर दूसरा इशू एक है, जेल में आप गए तो काफी एज में गए, और अभी जब आप आए हैं तो भी, और कई कैदी ऐसे हैं जो ओल्ड एज है, लेकिन जेल के अंदर जो हेल्थ इश्यूज है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेडिकल सुविधाएं नहीं है, या जेल के बाहर हॉस्पिटल्स में भेजा नहीं जाता है। तो इस पूरे मामले में आप किस तरह से देखते हैं कि जेल के अंदर हेल्थ इश्यूज की जो प्रॉब्लम्स है, इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है? क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ये हेल्थ इश्यूज बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पर। हमको जो कुछ अधिकार मिलना है कोर्ट से ही लिए जी। अच्छा, हमारा अच्छा वकील थे रिपर के जॉन, तो कोर्ट में डाल के हमको अधिकार, और फॉर्चुनेटली हमको अच्छा जजेस भी मिले, तो वो भी प्रॉब्लम रहता था जी। तो कोर्ट ऑर्डर करता था, फिर उनको लागू करना पड़ता है, यही है। तो अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम रहता था, मतलब जैसा टेबल चेयर हो या बाकी थोड़ा कुछ सुविधा जो रहता है, बेड ऊपर सोने का, क्योंकि नीचे सोने से उतना आर्थराइटिस के साथ प्रॉब्लम रहता था जी। तो वो सब, फिर कंबल ठंड में। मेडिसिन वगैरह का क्या रहता था? टेस्ट है हाँ, मेडिसिन का भी लेना पड़ता था वहां से, कोर्ट से बहुत कुछ। वैसे वहाँ जेल डॉक्टर्स है और ये सब है, मगर वो भी सब भ्रष्टाचार के अंदर है। अगर आप अभी जैसे बड़े बड़े जो 2G वाले आए थे और ये सब अंदर आए थे, उनको प्रॉब्लम नहीं, वो पैसा फेंकते थे, उनको सब सुविधा मिलता था। एक्चुअली वहाँ VIP वार्ड भी है। अच्छा। तिहाड़ में उसको VIP वार्ड ही बोलता है। ये सब 2G वाले वहाँ लेते थे, हम मिलते थे उनको। अच्छा। हाँ, तो ये सब क्लास फैक्टर बहुत जो समाज में है वो अंदर भी दिखता है पूरा। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो दब जाता है जी। और पैसे के बल के ऊपर हर चीज चलता है जेल में। एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय हाउ मच यू थ्रो। जेल फूड के बारे में कहा जाता है कि एनिमल फूड है। आप एक 10 साल जेल में रहे, 10 साल जेल का खाना खाया। हाँ। उसके बारे में बताइए, और उसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, हैदराबाद जैसे जगह पे वो लोग फूड के बारे में लड़े थे, बहुत लड़े थे, तो इसलिए थोड़ा ठीक फूड था। ओके। और तिहाड़ तो एकदम देखा पानी और जैसा, ये 2G टाइप के लोग कैंटीन से ही खरीदते हैं जी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली जो पैसा फेंक के वो लोग लेते हैं जी। मगर जो आप जेल के फूड खाएंगे जैसा हम लोग खाए वो हॉरिबल रहता है, टेस्टलेस सब ये सब। मगर ऐसा सब जेल नहीं है, ऐसा जैसा मैं बोला हैदराबाद में, सूरत में भी एक हद तक ठीक, बाकी सब जेलों में थोड़ा ठीक था। दिल्ली वाज द वर्स्ट, तिहाड़ वाज द वर्स्ट।
वो हमारा राजधानी है। और सबसे वर्स्ट राजधानी में ही है। हाँ, सबसे वर्स्ट वहाँ है। और इवन स्टाफ भी उस टाइप का है। आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट गुड लॉयर्स, तो इसलिए थोड़ा कुछ सुविधा मिल सकता है। एंड आई वाज इवन मोर फॉर्चुनेट टू गेट वेरी गुड जजेस। लकी, बहुत अच्छे लोग मिले जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस जो मिले, हमको याद नहीं है नाम, बुक पे है जी। बहुत अच्छे इंसान थे। दे वर वेरी sympathetically they saw the case, my case, and they gave whatever generally. सर, आपने 10 साल जेल को बहुत करीब से देखा है और पूरे इंडिया की अलग अलग स्टेट की जेल को देखा है। हाँ। कहीं पे थोड़ी सुविधा है, कहीं कम है, कहीं ठीक, लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम्स तो हर जेल के अंदर है। तो अगर जेल रिफॉर्म की बात की जाए कि भाई जेल में क्या क्या बदलाव लाए जाने चाहिए, तो आपकी निगाह में वो क्या बदलाव है जो होने चाहिए? नहीं, रिफॉर्म्स ऐसा होना चाहिए कि वो पैसे के एक्चुअली क्या है कि इट्स नॉट जस्ट द सिस्टम, द इंडिविजुअल्स हु मैन द जेल आल्सो। कि अगर दोनों बदलना है वही तब कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर सिस्टम को बदलेगा और ऐसे करप्ट लोग रहेगा वहां पर तो कुछ फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बैन करेगा हर रूल को। तो एक्चुअली यहाँ का सिस्टम में ही करप्शन और ये सब बहुत ज्यादा है। और करप्ट जब नैतिकता नहीं है तब व्यक्ति को कुछ भी कर सकता है, जहाँ उनका सुविधा मिलेगा वहाँ करेगा। अगर ये एक्चुअली जेल अथॉरिटीज का पता नहीं कभी आईटी अकाउंट या ब्लैक मनी होगा या कैसा वो लोग छुपाते हैं, करोड़ों में कमाता होगा, मगर उनके ऊपर मैं कभी छापा मारा है कभी भी नहीं सुना। मगर रिफॉर्म चाहिए तो जेल मैनुअल में हर चीज में रिफॉर्म चाहिए। मतलब एक्चुअली वो बहुत तिहाड़ वाले बोलते हैं कि ये रिफॉर्म है, जेल का रिफॉर्म सेंटर। एक्चुअली जेल नहीं बोलते उसको, क्या कोई दूसरा ऐसा ही नाम देता है, हाँ रिफॉर्म सेंटर या ऐसा कुछ, ऐसा है ही नहीं है। वो सिर्फ धोखा है, वो सिर्फ तोड़ने, आदमी इंसान को तोड़ने का दृष्टि से बनाया गया है हर चीज अंग्रेजों ने। और वही चीज कांग्रेस या जो बीजेपी जो कुछ भी है सत्ताधारी पार्टी वो लोग कंटिन्यू किए वही तरीके। वो नियम को बदलना होगा, एक है नियम को बदलने के साथ साथ हम उसको, और जो लोग है वहां पर वो कैसे बदलेगा मालूम नहीं, मगर वो भी बदलना जरूरी है। मस्ट बी एक्चुअली मैं देखा है ना, अगर एक मुझे याद है हैदराबाद या कहीं तो जेल में बहुत अच्छा सुपरिटेंडेंट था, उससे मतलब बहुत फर्क पड़ता है। द टॉप पीपल आर वेरी गुड नेचर्ड एंड गुड हार्टेड एंड ऑनेस्ट जी, तो नीचे लोगों को भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो ऐसे अगर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मगर ऊपर के लोग ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। भ्रष्ट है और दे आर आल्सो इंसानियत नहीं है उनमें, तो नीचे क्या करेगा वो लोग। तो सब लोग को उस ढंग से ही बनाया जाएगा। So I wouldn't blame the lower staff, I'll blame the top people. Because they set the trend. हम देखा है ना, कॉन्क्रीटली देखा है, नाम से हम बोल सकते हैं मगर कौन कौन सुपरिटेंडेंट होगा या ऐसा। और मुझे याद है एक ही चक्कर, मुझे एकदम कुछ शायद बुक में होगा, आई डोंट नो, याद है कि अभी इतने साल हो गए, एक सुपरिटेंडेंट बहुत अच्छा था और पूरा फर्क था जेल में। आई थिंक हैदराबाद जेल में वो बहुत ही अच्छा इंसानियत था उसमें, and made a big difference. So it's a question of both the system and not just the system, the people, the top people manning the system, वो भी कैसा है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर है। तो जैसे आपने बताया कि जेल को करेक्शनल होम्स कहा जाता है, हाँ करेक्शन, सुधारना घर कहा जाता है, करेक्ट। लेकिन देखने में ये आया है कि जो कैदी जेल में जाता है वो बड़ा क्रिमिनल बन के बाहर निकलता है, वही है, बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट के साथ बाहर निकलता है। और ये हमारी जेलों का सेटबैक है कि वहाँ सुधारना नहीं होती है, रिफॉर्म होता नहीं है इस तरह से। अभी सर आपके जो एलिगेशन थे इसमें ये बहुत बड़ा एलिगेशन ये था कि आप जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो तशद्दुद
एग्रेसिव जिसने रास्ता अपनाया है उसके आप मेंबर थे, सेंट्रल कमेटी में थे, और इसीलिए आप पे कई केसेस बनाए गए और आपको जेल में रखा गया। इस वक्त जो इनकाउंटर के नाम पे पूरा माओइस्ट मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों को मारा जा रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया में, आप देख लीजिए। तो ये क्या ऐसा महसूस होता है कि पूरा जो मूवमेंट है, माओइस्ट मूवमेंट जो मूवमेंट है उसको खत्म करने का एक इरादा है इनका, अपने ही सिटीजन्स को माओइज्म के नाम पर मारा जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर, इनकाउंटर्स में मार गिराया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये दी एंड है माओइस्ट नजरिए का? एक्चुअली मैं तो कट ऑफ हुआ इतने 10 साल से इन लोगों से, मगर डेफिनेटली वो है। और आई थिंक मूवमेंट में भी कुछ कमजोरी है कि ये सब नया सोच लेके उसको कैसे काउंटर करना, परिस्थिति का कैसा काउंटर करना, कैसे आगे बढ़ना, एक बहुत ज़रूरत है। और स्टेट वाइज भी बहुत फर्क होता है जी। अभी जो छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में है, उस टाइप ऑफ विकसित देशों में ऐसा नहीं मिलेगा परिस्थिति, जैसे साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में अलग परिस्थिति है। मगर फिर भी वहाँ का जो सरकार है CPM जैसा, वो और भी ऐसे ही क्रूर तरीके से दबाते हैं, जैसा CPM सरकार जो केरला के है। उधर फिशरमैन स्ट्रगल देखो, जो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज लीड करते हैं और वो पूरा दबा देते हैं, कोई भी चीज़ को जिंदा नहीं रहे। इसलिए वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं BJP के साथ भी, CPM सरकार, और वो दोनों मिलके वो फिशरमैन स्ट्रगल्स को नष्ट करते हैं। तो इसलिए क्या है कि जब तक एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं, वो इब्राहिम ट्राओरे करके एक आदमी है ना, वो अफ्रीका में छोटा सा देश बुर्किना फासो करके, अरे एक ऐसा आदमी इतना करता है और बोलता है, ऐसा हम इंडिया में भी एक भी 1-5% एक उस ढंग से आदमी एक भी नहीं मिल रहा है हमको उस ढंग का। पता नहीं कि इतना बड़ा देश है, इतना ये है, वो इतना छोटा देश है, 2 करोड़ आबादी है सिर्फ, और उसमें इतना असर्टिव एंटी इंपीरियलिस्ट का रह सकता है उसका लीडर, और पूरे अफ्रीका को, वेस्ट अफ्रीका को इकट्ठा भी कर रहा है। कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स उनके ऊपर हुआ, आई नो, मगर वो बच गया। अच्छा। क्या वो CIA करते हैं ना, अफ्रीका में कितना लुमुम्बा से लेके कितने लोगों मार डाले वहाँ अफ्रीका में, पता नहीं क्यों वहाँ तो थोड़ा कुछ ऐसे नेशनलिस्ट लोग जो अपना प्राइड रखते हैं अपना देश के अंदर, वो अभी एक है ये कहाँ बुर्किना फासो में, और ये इब्राहिम ट्राओरे का दिखता है, हम वीडियो सुनते हैं रोज, तो उससे पता चलता है उसका बोलने का ढंग भी, और शायद वो फ्रेंच बोलता है मगर इंग्लिश में भी बोलता है, वो बहुत एंटी असर्टिव, एंटी ब्रिटिश एंड आई मीन एंटी इंपीरियलिस्ट और असर्टिव रहता है। हमको आश्चर्य है उसका इकोनॉमी, समझा नहीं भी है उसका इकोनॉमी क्या होगा कि इतना आदमी असर्टिव रह सकता है अफ्रीका में और टिक भी सकता है। इज हार्डली 30 years old, 35 years old, यंग भी है। इंडिया में आप इतना जो बैकबोन करके उसके जैसा एक व्यक्ति कोई भी पार्टी में नहीं मिलेगा, राइट फ्रॉम CPI CPM से लेके कोई भी, और उनका उल्लेख भी नहीं होता है। हम देखे ये पार्टी वाले कोई भी, CPM वाले भी उल्लेख नहीं करेगा उसका, करना चाहिए ना। और सोशलिस्ट अपने आप को बोलते हैं, कोई अच्छा एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड ले रहे, कोई करना चाहिए, मगर नहीं, चुप बैठ रहे हैं ये लोग, ये सब दलाल लोग हैं। आई थिंक ये फैक्टर है, ये ब्राह्मणिज्म का असर इस देश में। ब्राह्मणिज्म इतना डीप रूटेड है अपना खून के अंदर, वो अनुराधा काफी लिखा है इसके ऊपर, और ये सोच अपने आदमी को सड़ा देता है और गुलाम बना देता है। किसी का भी गुलाम बनो, किसी का पैर पड़ो जो पावरफुल है, और जो वीक है उसको लात मारो, ये तरीका है ब्राह्मणिज्म का। और ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है लोगों का साइकोलॉजी, और सिर्फ ब्राह्मण में, सिर्फ अपर कास्ट में नहीं, मगर वो पूरा ज्यादा ऐसा रहता है, मगर इम्पैक्ट पूरा समाज में होता है। क्योंकि रूलिंग आइडियाज, जैसे मार्क्स ने बोला, रूलिंग आइडियाज आर द प्रिवेलिंग आइडियाज इन सोसाइटी। वही है सर। लास्ट मंथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7/11 पे जजमेंट दिया, और जो बॉम्ब ब्लास्ट के केस में 19 साल से जो 12 लोग फांसी की सजा में, लाइफ की सजा में थे, कहा कि इन सब ये बेगुनाह है, इन सबको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। सब जोक है, जोक है। तो सर ये जो जोक है, तो आप ये बताइए के बाद जी बिल्कुल, वो जजमेंट अपने आप में लोगों को जो कह रहे हैं लोग। तो सर ये जो वॉर एंड टेररिज्म की जो बात है, इस्लामिक टेररिज्म का जो ये भूत खड़ा किया गया है,
और इतने बड़े पैमाने पर बम ब्लास्ट किए गए और इसी में मुसलमानों को भी गिरफ्तार किया गया, इस पूरे नैरेटिव को आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली ये इंटरनेशनल नैरेटिव है, सब जगह से चल रहा है। यूएस इंपीरियलिज्म करता है और इजराइल है, यहूदी लोग हैं, उसका सबसे बड़ा दलाल। और आई डोंट नो, रशिया चाइना इतना विरोध भी नहीं कर रहा है, वो लोग करना चाहिए इंटरनेशनली। अगर ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, अब अगर आप देखेंगे थोड़ा पैलेस्टीन इशू पर, पैलेस्टीन इशू पे भी इतना उनको बुरी तरह से नष्ट किया है पैलेस्टीनी लोगों का अभी इजराइल, और उसका सपोर्ट में है जी। अरे इतना बुरा, उसको इंसानियत, इतना इंसान भी नहीं दिखते पैलेस्टीनी लोग, एक्चुअली इतना बुरा हालत है। एक भी देश नहीं है जो सपोर्ट में है, और थोड़ा कुछ ऐसा हल्का से ऊपर से बोलता है मलम पट्टी लगाने, दैट इज मोर डेंजरस। मलम पट्टी लगाने से और भी डेंजरस है, क्योंकि उसको पैसिव बनाते हैं, तो उनका लड़ने का क्षमता भी एक तरफ से ये लोग करते हैं, यूरोप या इंडिया जैसे लोग जो उनको सपोजिटली सपोर्ट करते हैं, और वहाँ अमेरिका इजराइल वाले तो पूरा हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। और पता नहीं, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि इवन रूस स्ट्रिक्टली, अगर कॉन्ट्रडिक्शन स्ट्रांग था इंटरनेशनल बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लॉबीज, तो असर लेना चाहिए ना इसके, मगर वो असर भी नहीं रहता है। रूस इजराइल के साथ ही रूस का अच्छा संबंध है, शायद चाइना का भी होगा। तो इसलिए क्या इजराइल जैसा देश को, जो पूरा क्रिमिनल लोग है, पूरा देश ही ऐसा क्रिमिनल है, उनको समुद्र में फेंकने टाइप का परिस्थिति है, ऐसा देश को जीने देता है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी फिर क्या होगा इंटरनेशनली, उसका प्रतिबंध सब जगह होता है फिर। एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अल्टरनेटिव फोर्स इंटरनेशनली। अभी एक जमाने में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन था, ये सब था, चाइना भी था जब कुछ समय के लिए। अभी वो सब भी सड़ गया है, क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं विद द सिस्टम। अदरवाइज यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, नो लेफ्टिस्ट और नो प्रोग्रेसिव इवन कॉम्प्रोमाइज विद इजराइल इन एनी वे। इजराइल जैसा अभी वो जो किया है पैलेस्टीनियंस को, इट्स हॉरिफाइंग। ऐसा कुछ हम सोच ही नहीं सकते आज का जमाने में ऐसा होना, बट इट इज गोइंग ऑन एंड एवरीवन इज हैप्पी, आई मीन क्वाइट। at the most मौखिक मौत सपोर्ट ऐसा कुछ करेगा बस। I do not, you have to condemn this, I mean fight, destroy Israel type forces जो दुनिया में है, and they are the most dangerous actually. Now they are completely having a free hand, Israel today. And what is Israel? Israel has nothing. They have no खनिज संपत्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कहाँ से उनको इतना शक्ति मिलता है? Only based on dollar support, शायद। उनका कुछ भी नहीं। इजराइल में क्या है? I've never heard of anything. आपको मालूम होगा, मगर मैं तो कभी सुना नहीं कि इजराइल में कुछ वेल्थ है या खनिज संपत्ति है या ऐसा कुछ है। तो इतना छोटा देश मगर इतना असर्टिव बन गया दुनिया में, इतना दादागिरी करता है, क्यों? कहाँ से मिलता है उनको शक्ति? जी, उनका खुद का कोई ताकत नहीं है। अमेरिका बेसिकली। करीब 10 साल में आपके साथ कई लोग जेल में रहे, आए, छूटे, निकल गए, तो उसमें से कुछ लोग जो आपको आज भी याद आते हैं, यादगार आप पे छाप छोड़ी है, इम्प्रेस किया है, ऐसे कुछ लोगों के बारे में, एक आध के बारे में? अफजल गुरु छोड़ के कोई किसी का नहीं है एक्चुअली मेरे पास। अफजल गुरु एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था, मगर उसके फिर उसको हासिल किया। इस्लामिक लोग थे वहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग, कड़क, उनको को हाथ नहीं लगाया। स्टेट अच्छा जानते कौन किसको लगाया। He was a mild sort of person, भूमि सब पढ़ता था और ये सब। His ideology is very reform type or humanistic. It's not like कड़क like these IS type. ISI को फ्री हैंड दिया है, अफजल गुरु को फांसी दिया। State knows very well who is dangerous for them and who is not. He was not a person who would compromise. He would not take all these Islamists who get a lot of funds inside jail. उसका वो माँ का सैलरी के ऊपर वो 1000 रुपये मिलता था, उस पर जीते थे।
But he would not touch any of them. These people would offer naturally. He has a big name. वो पैसा बिल्कुल नहीं लिया उसका से जेल का खाना खाना चाय पीना या बस. He was a very good person basically, and he was a very deep person. The person was a deep person. वो पढ़ते थे भी बहुत. रूमी का सिर्फ नहीं, he read widely. Commerce things सब कुछ जानते थे. But he was still an Islamist basically. He was not a this thing. But he said Islam and communism बहुत नजदीक है. His view was that. तो उसका ये था. तो हम इतना नहीं जानते. हम इस्लाम के बारे में ज़्यादा उसी से सीखे. हमारा कोई संबंध नहीं रहा था इस्लाम के साथ. So that's what he said. And he would give examples and all that. Basically, he and other people also, I don't know, I can't place them, but no one stays in my mind who was particularly of this thing. And our own circles, ज़्यादा संबंध मेरा नहीं था, हमको अलग लगते थे. वहाँ से भी कुछ खास हम अब्जर्वर टाइप का आदमी नहीं दिखा हमारे सर्कल में भी. सब एक हद तक प्रिंसिपल इतना नहीं दिखता था. They have a lot of arrogance that हम लोग मार्क्सिस्ट है, ये है, माओइस्ट है, ये सब है, हम सुपीरियर है सबसे इंटेलेक्चुअली और ये सब. That's not लास्ट सवाल सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भी जो इंडियन मुस्लिम्स है, जन पर्टिकुलरली यूथ्स जो है, इंडियन मुस्लिम यूथ्स जो है, और उनको बहुत सारे चैलेंजेस है. मॉब लिंचिंग हो रही है और लव जिहाद का मामला है, और आप जो है पाकिस्तान के सपोर्टर है, और आप जो है देश के प्रेमी नहीं है, एंटी है वगैरह वगैरह, और केसेस में भी फंसाए जाने का ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है. तो इस चैनल के जरिए से आप उन ऐसे मुस्लिम नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि मेरा सोच है कि दे वांट टू पुश देम इनटू द इस्लामिक फोल्ड, द हिंदुत्व लॉबी एंड द स्टेट एंड ऑल दैट. They should get out, come to the secular forces, join the problem. Secular forces भी कौन है? CPM टाइप के लोग हैं जो एकदम हिंदुत्ववादी है. But whatever is there, if they are the elements of radical, they can be radical. अगर वो लोग अपनाएगा genuine secular revolutionary type of सोच, well, can hope that something comes from there. Earlier we hoped from the Dalit movement. दलित मूवमेंट बहुत कोऑप्ट हुआ. अभी महाराष्ट्र में था, हम तो दलितों में ही काम किया, दलित बस में रहा, ये सब किया. They face that type of situation. Today the Muslims are facing that situation. But answer is not Islamism, because Islamic or Pakistan and all that stuff, they are pushing them in that direction, and they want them to go in that direction. The state wants them to go in that direction, and they can isolate them. Easy to isolate them and crush them. Up there, because they're cut off from the rest of society. How much are Muslim? Maybe 20-30%. Some places even less. फिर उसको दबा सकते हैं. They must. I feel the youth, particularly the Muslims, like the Dalits in those days. They need to come into the revolutionary fold, revolutionary democratic fold actually, and use like Afzal Guru. In fact, use the democratic content of Islam. In fact, if necessary. And link it to the present revolutionary movement and all that, whatever it is. That's what Afzal Guru was doing and thinking at least. But he was an exception. ऐसा लोग नहीं बताया. And I don't know. In fact, if his ideas were allowed to grow, I feel he could have impacted positively a lot of Muslim youth, being a Muslim himself. Because his ideas were really very democratic, and this thing, he was not fundamentalist. He opposed thoroughly opposed all the type of fundamentalists. And that's why they killed him. And the Muslim youth should really follow in the lines of, I feel, of the Guru type of person, with those type of roomy and positive thinking and revolutionary this thing, and join with the revolutionary stream. Not stay in isolation. If you stay in isolation, which the state wants you to, reflected the essence of maybe what Islam really stood for, and it seemed to have the humanistic and revolutionary content. So that, but the present thing, Pakistan, Bangladesh, all these type of things, they are just people, you want them to go in that direction, the state. State wants them to go in that direction, the
Indian government, whatever they wants them to go in that direction, and neither commit suicide or face the isolation. ये थे कोबाड गांधी जी, जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे आज। आपको बता दें कि इन पर एलिगेशन जो पुलिस ने लगाया है वो ये कि ये माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो तशद्दुद के रास्ते पर चल पड़ी थी उससे जुड़े हुए थे, उसके सेंट्रल कमेटी के मेंबरों में से थे, और कम से कम 10 से 15 केसेस इन पे लगाए गए। भारत की मुख्तलिफ जेलों में उन्हें 10 साल के लिए कैद किया गया। 2009 से 2019 तक के ये जेल में कैद रहे। 2019 के बाद ये बाहर आए, इन्होंने किताब लिखी। आजकल ये पूना में है और बहुत जल्द कलकत्ता में शिफ्ट होने का इरादा है, और अपनी बीवी अनुराधा शानभाग गांधी, उन पर वो अब किताब भी लिख रहे हैं, और हम जल्द ही उनकी किताब फ्रैक्चर्ड फ्रीडम पर भी आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।